हेलो, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अब जैसा कि हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और उसके एक टॉपिक कूलॉम्स लॉ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर हम बात कर रहे थे आपसे। तो अभी तक के पिछले लेक्चर्स में हम आपसे बात कर चुके थे कि कूलॉम्स लॉ है क्या, यूजिंग कूलॉम्स लॉ आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। एक सिंगल चार्ज के लिए भी हम निकाल चुके थे, n नंबर ऑफ चार्जेस को भी हम कैलकुलेट कर चुके थे। इसके बाद डिफरेंट चार्ज आपकी जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर चुके थे। फिर हम कोऑर्डिनेशन नोटेशंस पढ़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। उसी क्रम में आज हम एक नई प्रॉब्लम पकड़ते हैं। ये जो है जीआईसी उत्तर प्रदेश में अभी हुआ, जीआईसी में ये क्वेश्चन पूछा गया जीआईसी के एग्जाम में। तो उससे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है समझिए, लिखा गया है कि ए स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस कैपिटल आर is characterized by the charge distribution function rho is equal to rho naught 1 minus r square upon capital R square is equal to ये दिया गया है। देखिए rho is equal to आपको दिखा है rho naught 1 minus r square upon capital R square for r is equal to capital R less than r। ठीक है, जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है या उससे कम है तब आपके जो चार्ज डेंसिटी है वो ये डिफाइन है। और जब r की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से बड़ी हो जाती है तो ये वैल्यू आपकी जीरो है। तो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए। अब नेट अमाउंट ऑफ चार्ज देखिए, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपसे कह रहे हैं तो आप नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करते हैं। नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज डेंसिटी की डिफिनीशन आपसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि चार्ज डेंसिटी होती क्या है। आपने कहा था कि जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात हमने की थी तो आपने कहा था चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया डिफिनीशन थी, तो वहीं से हम इसको लेते हैं नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू। ठीक है, दो एरिया हमें लेना है। पहला एरिया हमारा जो होगा उसमें स्मॉल आर की वैल्यू जो होगी ये कैपिटल आर के बराबर है या उससे कम होगी। दूसरे एरिया में आपका क्या है, सॉरी एरिया नहीं वॉल्यूम। जो रीजन आपको लेने हैं, पहला रीजन आपका लेना है उसमें जो आपका स्मॉल आर की वैल्यू जो है वो कैपिटल आर से छोटी होगी या उसके बराबर है। और दूसरे रीजन में क्या है कि आर जो है आपका ये कैपिटल आर से बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं लिमिट 0 से क्या हो जाएगी कैपिटल आर और इसमें रो इंटू डीवी हो गया प्लस दूसरा रीजन आपका जो है इसमें आपकी जो r की वैल्यू है ये r से लेकर के इनफाइनाइट तक है। ठीक है, और ये आपका रो dv। ठीक है, आपने क्या कहा है स्फेरिकली सिमेट्रिक है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहां से dv अगर आप निकालें तो ये आपका हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर हम स्फीयर का रेडियस कह देते हैं स्मॉल r है तो ये आपका स्मॉल r का क्यूब हो जाएगा और ये आपका स्मॉल r का स्क्वायर और ये आपका dr हो जाएगा। इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट करिए तो देखिए क्यू आपका क्या होगा। तो Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लिमिट 0 से कैपिटल R। ठीक है, रो की वैल्यू आपको गिवन है रो नॉट 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। dv की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं आप 4 पाई R स्क्वायर dr प्लस दूसरा आपका है कैपिटल R से इनफाइनाइट और यहां पर रो आपको क्या दिया है 0, यहां पर 0 इंटू आपका डी। तो ये टर्म आपका 0 हो गया। यहां कैलकुलेट करिए Q लिमिट 0 से, देखिए क्या क्या टर्म इसमें कॉमन हो रहा है, कॉमन करिए 4 पाई कॉमन होगा, रो नॉट आपका कॉमन कर लिया हमने और यहां बचेगा कितना इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल R स्क्वायर
आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू ये क्या निकल के आएगा आपका 4 पाई रो नॉट, इंटीग्रेशन करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये आपका हो जाएगा 0 से कैपिटल आर और ये आपका क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1 माइनस आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर और आपका ये क्या हो जाएगा डी आर। ठीक है, इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन करिए, तो आपका आ जाएगा Q इज इक्वल टू 4 पाई रो और आपका हो जाएगा r की पावर 3 अपॉन 3 माइनस r की पावर 5 अपॉन 5 r स्क्वायर, लिमिट आपकी 0 से कैपिटल R, तो Q इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4 पाई रो और ये आपका हो जाएगा r की पावर 3 अपॉन 3 माइनस r की पावर 5 अपॉन 5 r स्क्वायर, यहां से पावर कैंसिल हो जाएगी तो आपका बचेगा कितना 4 पाई रो और ये आपका हो जाएगा r की पावर 3 अपॉन 3 माइनस r की पावर 3 अपॉन 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो Q इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4 पाई रो और ये जो टर्म आपका कैलकुलेट होके आएगा 2 r की पावर 3 अपॉन 15, तो टोटल कितना चार्ज हो गया भैया 8 अपॉन 15 पाई रो नॉट कैपिटल R, तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आपका जो था उसमें था कि एक कोई स्फेरिकली सिमेट्रिक आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था कैपिटल R का, उस पे आपकी चार्ज डेंसिटी डिफाइन की गई थी और तब आपसे पूछा गया था कि चार्ज आप बता दो। ठीक है, सिंपल सा काम आपने किया, दो रीजन दिए गए थे, दोनों रीजन की आपने लिमिट कैलकुलेट की और कैलकुलेट करके आपने सॉल्व किया तो ये आपको मिल गया। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम आपसे करते हैं, अगली प्रॉब्लम देखिए, ये सब पूछे गए हैं जो प्रॉब्लम्स हम करा रहे हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे अभी हमें आपने जो प्रॉब्लम की है ना, ये जीआईसी में पूछा गया है, जीआईसी यूपी के जीआईसी एग्जाम में ये पूछा गया था प्री में। अगली प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि ए चार्ज इज प्लेस्ड, कह रहा है कि ए चार्ज Q is placed, a charge Q is placed at the midpoint of line joining two equal charges, कैपिटल Q, तो कह रहे हैं फाइंड या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल Q for what value of the system of three charges, will be equilibrium, समझिए, कह रहे हैं कि एक चार्ज आप है Q,
उसको हमने क्या किया है कि दो चार्जेस कैपिटल क्यू को जो मिलाने वाली लाइन है उसके सेंटर पर, मिड पॉइंट पर रख दिया है। तो क्या है, कैपिटल क्यू की किस वैल्यू के लिए, कैपिटल क्यू की किस वैल्यू के लिए ये आपका जो सिस्टम 3 चार्जेस का होगा, ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पर होगा। तो पहले तो फिगर समझिए, फिगर से समझते हैं। कह रहे हैं कि चलिए हमने कहा दो चार्जेस हमारे पास थे, कैपिटल क्यू, एक को हमने पॉइंट ए पर रख दिया, दूसरे को हमने पॉइंट बी पर रख दिया है, और इन दोनों से डिस्टेंस कितनी है, 2l। ठीक, कोई चार्ज आपके पास था Q, आपने उसको कहां पर रखा है, ये Q पे रख दिया है। ठीक है, कह रहा है कि Q, अब बताइए Q की किस वैल्यू के लिए ये जो सिस्टम आपका बना है जो 3 पार्ट चार्जेस का, ये इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, आपने पढ़ा है कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा कब, जब नेट फोर्स 0 होगा। तो आप निकाल लीजिए कि दोनों Q के बीच जो लगने वाला फोर्स है और एक स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच जो फोर्स लगेगा, दोनों का सम अगर इक्विलिब्रियम है, दोनों का, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो कहीं रहेगी, तो आप चार्ज निकाल लीजिए। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 होता है, तो ये आपका Q स्क्वायर हो गया, डिस्टेंस आपकी 2l है, ये आपका हो जाएगा 4l स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच जो फोर्स लगेगा कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर लेकर लिख नहीं रहा होगा ये। नेट फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर प्लस स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच कितना फोर्स लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा तो नेट फोर्स 0, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होगा। अब कॉमन करिए, देखिए क्या क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, Q आपका हो जाएगा और L स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा कितना यहां पर, Q/4 प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू 0। इसमें सब कांस्टेंट है, 0 होगा नहीं, 0 क्या हो सकता है, Q/4 प्लस Q इज इक्वल टू 0। यहां से कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ गई, -4Q। ठीक है, तो जब कैपिटल Q की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, -4Q के बराबर हो जाएगी, तब आपका ये सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम पूछी गई है। ठीक है, ये आपका हो गया। और एक और प्रॉब्लम आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं, आखिरी प्रॉब्लम है ये, थोड़ा सा टफ है, क्रिटिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी यहां पर। तो आइए बात करते हैं, एक आखिरी प्रॉब्लम है ये है। तो देखिएगा, हमने आपसे पहले ही दिन जब हमने सिलेबस आपसे डिस्कस किया था तो हमने आपसे बताया था ना कि यहां पर हमारा मेन आप जो एम है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कि आपके जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो, और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन होना करना ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आसान होगा आपके लिए। जैसे हमने बताया था ना कि आप पीजी में कर चुके होंगे, इस लेक्चर पर जब आप पढ़ेंगे तो मोस्टली कंपटीशन के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो आप पीजी कर चुके होंगे मोस्ट प्रोबेबल। तो आप जब पीजी कर चुके होंगे तो देखिए, हम ये नहीं कहते कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन सबको आता है, हर आदमी कर लेता है। बस कमी हम में कहां हो जाती है, वो स्पीड पकड़ने की, क्योंकि हमें एक लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे कहते हैं क्या है कि एक आपके पास एक स्ट्रेट वायर है,
ठीक है, एक स्टेट वायर है, उसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन हम आपसे बोल रहे हैं कि एक आपके पास स्टेट वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 2l है, और उसका लीनियर चार्ज जो है वो लैम्डा है। कह रहे हैं कि उसके मिड पॉइंट से स्मॉल डी डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर दीजिए या इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए। प्रॉब्लम समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट वायर of length 2l carries as linear charge lambda। ठीक है, कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ 2l है और लीनियर चार्ज कितना है उस पर, लैम्डा है। ठीक है, तो कह के आपसे रहे हैं कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance d, above the midpoint of straight line। ठीक है, ध्यान समझिए। क्या कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट वायर है आपके पास जिसके लीनियर चार्ज कितना है, लैम्डा है, और कह रहे हैं कि उससे डी डिस्टेंस पर, उसके मिड पॉइंट से डी डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बता दीजिए। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं फिर आपसे। हमने एज्यूम क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ये आपका एक स्ट्रेट वायर से ए। ठीक है, लेंथ कितना दिया है आपको, 2l लेंथ दिया है। ठीक है, कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कहां करनी है, इसके आप मिड पॉइंट से ऊपर डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है क्या होगी। ये अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल 1 की तरफ जाएं, एग्जांपल 1 हमने सॉल्व किया है, एग्जांपल 1 एज इट इज ऐसे ही था, बस वहां पर आपको हमने वायर ना कह के दो चार्ज हमने बता दिए तो उनकी डिस्टेंस। यहां पर आपको दिया गया है कि एक वायर है जिसका लीनियर चार्ज कितना है, लैम्डा है। ये लीनियर चार्ज कितना है भैया, लैम्डा है। इसमें लीनियर चार्ज क्या है, लैम्डा है। और तब आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको एक चीज हमने सिखाई ना फिजिक्स में, अगर आप फिगर बना ले गए और आपका फिगर सही हो गया तो आपका क्वेश्चन तो लग ही जाना है। बस फिगर जो है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले, आप कम से कम 2 से 3 बार प्रॉब्लम पढ़िए। जब आप 2-3 बार प्रॉब्लम पढ़ लेंगे तो वो आपको आंसर खुद ही दे देगा। इतना तो सब आप पढ़े लिखे होते ही ना, तो आप पढ़ाई है आपने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, लाइन सेगमेंट्स में हमने तोड़ दिए। हमने कहा छोटे छोटे टुकड़ों में, उसका एक टुकड़ा हमने ले लिया dx, ये आपका dx है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट जो O था, यहां से डिस्टेंस हमने कह दिया ये x है। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, r, डिस्टेंस हमने कह दी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहां प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो हमने कह दिया E1 है। ठीक है, तो मॉड E1 कैलकुलेट करिए। मॉड ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा dV, सॉरी लैम्डा dx ना। कितना चार्ज होगा, पूरे वायर पे लैम्डा है तो dx चार्ज पे लैम्डा इनटू dx हो गया। अपान क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, x²।
ठीक है, ये E1 हो गया। अब हमने क्या किया, दूसरा सेगमेंट इधर ले लिया, ठीक है। हमने कहा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो E2 है, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, देखेंगे सेम एज DE1 भी आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया। अब आप क्या करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करिए। E1 को पहले कोऑर्डिनेट नोटेशन बनाइए, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई, ठीक है। E1 का पहले हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, E1 का, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये एंगल आपका भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, इसका E1 sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, E2 का हो जाएगा E2 cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा भैया E2 sin थीटा। ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। अब अगर आप दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, 0 हो जाएगा। क्यों, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक्स एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड EX आपका होगा वो हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक्स एक्सिस के अलावा फील्ड 0 होगी। एंड अलोंग वाई एक्सिस देखिए, अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, EY, वाई के अलोंग देखिए दोनों कंपोनेंट मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो EY आपका कितना हो जाएगा, 2E1 cos थीटा आपका आ गया, ठीक है। अब क्योंकि एलिमेंट्री लेंथ के लिए लिख रहे हैं तो इसको हम D कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। हर जगह ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एलिमेंटल है तो बाद में समस्या होगी, ठीक है। लेंथ एलिमेंट था, हमने dx लेंथ का था, तो इसलिए हमने यहां पर डी, ठीक है। आपने देखा क्या, आपने ऑब्जर्व क्या किया कि एक्स एक्सिस के अलावा आपको कोई फील्ड नहीं मिल रही थी, जो भी फील्ड आपको मिलेगी वो किसके अलावा मिलेगी, वाई एक्सिस के अलावा मिलेगी, ठीक है। तो आप कहेंगे ठीक है, सो नेट आपका फील्ड कितनी हो जाएगी, सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट भैया इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा और आपका आएगा कितना, DEY और y कैप, ठीक है। इस DEY की वैल्यू आपने नोट ही किया है, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज आपके पास नोट है, DE1 की वैल्यू जो आई है ये आपके पास नोट है। आगे चलते हैं, देखिए फिगर नहीं मिटाएंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम और होती है, तो इसमें फिगर नहीं मिटाएंगे, इधर ही चलेंगे।
रखें ई। अब देखिए लिमिट आपकी क्या होगी, पहले सारी वैल्यू रख लो तब लिमिट दिखाता है। 2 इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर और डायरेक्शन आपकी अपवर्ड, ठीक है, y एक्सिस हो जाएगा, ठीक। लिमिट कितनी होगी 0 से l, क्योंकि वायर आपने 0 से कितना, वायर की लेंथ 2n है तो ये कितना होगा l होगा, तो लिमिट आपकी 0 से l होगा, ठीक। अब ये x क्या होगा, x देखिए, अरे यार x कहां निकालते चले यार, ये r स्क्वायर होगा भाई, सुधार कर लीजिएगा, ये r स्क्वायर होगा, देख लीजिए कि वहां ध्यान नहीं दिया हमने, r स्क्वायर होगा, ये x नहीं होगा, और सब सही है, बस यहां r स्क्वायर होगा, बाकी सब कुछ नहीं गड़बड़। E इज इक्वल टू r की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रख दीजिए यहां पर, और ये कॉस थीटा भी तो यही रहेगा, कॉस थीटा, और ये वाई कैप होगा, और जल्दी जल्दी में हो जा रहा है, 0 से l टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx, ना अब यहां पे इससे बढ़ाते हैं r स्क्वायर, कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है d है, हाइपोटेन्यूज d अपॉन क्या हो जाएगा ये r, ठीक है। तो यहां से E आपका क्या हो जाएगा 0 से l, ये आपका हो गया, यहां पे देखिए ये जितने टर्म कॉमन हो रहे हैं वो कॉमन कर लीजिए, ये आपका 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, इतना तो कॉमन ही हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। बचेगा कितना dx अपॉन ये हो जाएगा r का क्यूब, r का क्यूब बचेगा, ठीक है। देखिए ये r का क्यूब है, r क्या डिफाइन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो रख दीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 लैम्डा d अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका इंटीग्रेशन 0 से l, 0 से l, और आपका dx अपॉन क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी एक मिनट, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3, ये आपको मिल जाएगा। अब इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, हम बता दे रहे हैं कैसे होगा, इसको आप कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन जो आपने किया होगा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको याद है, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आती है e की, यहां ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इस इंटीग्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप जब सॉल्व करेंगे तो जो e की वैल्यू निकल के आती है वो आपकी आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा l अपॉन d रूट l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आएगी आप जब सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो ये वैल्यू निकल के आती है। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, x के स्थान पे आप रखेंगे d tan थीटा, ठीक है, x के स्थान पे d tan थीटा रखेंगे, साइन भी थीटा भी आप रख सकते हैं, जैसे आपको लगेगा कि चाहे x के स्थान पे आप रख देंगे d tan थीटा, चाहे x के स्थान पे आप रख देंगे d sin थीटा, तो दोनों से ये सॉल्व हो जाएगा, दोनों ही तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक तो इस तरीके की प्रॉब्लम पूछती है, इसी में थोड़ा सा लोग चेंज कर देते हैं, ये तो फाइनाइट लेंथ का वायर हमने आपको दिया था, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो तो क्या करेंगे, यही वायर अगर इसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा बदल देते हैं, जो आपने लिखा है ना कि स्टेट वायर ऑफ लेंथ 2l, यहीं पर कह देंगे इनफाइनाइट वायर है तो क्या करेंगे, अगर इनफाइनाइट वायर है तो देखिए क्या करेंगे, फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए देखिए क्या करना है, फॉर इनफाइनाइट वायर
वायर अगर इनफाइनाइट है तो क्या होगा, L टेंडिंग टू इनफाइनाइट। जब L टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो ये देखिए क्या हो जाएगा, E आपका लिमिट L टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा L अपॉन D L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा 2 लैम्डा L अपॉन D रूट L स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू लिमिट L टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा 2 लैम्डा L D, यहां से L कॉमन कर लेते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर की पावर हाफ, L से L आपका हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, E आपका जो मिलेगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन D, या इसी को आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D। ठीक है, तो ये अगर आपसे फाइनाइट वायर के लिए पूछेगा तो आपका ये वेक्टर है, तो यहां डायरेक्शन आप y कैप दे दीजिए, अपवर्ड डायरेक्शन में y रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन यहां भी शो कर दीजिए। तो ध्यान रखेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स में आप ध्यान रखें, फिगर तुरंत बनाइए। पहले ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आपसे पूछती है ना, तो मेरा अपना जो तरीका है कि पहले आप फिगर बनाओ। अगर आप फिगर बना लेंगे तो समझिए आप प्रॉब्लम्स कर गए। फिगर बना लीजिए, फिगर में आप तुरंत देख लेंगे, आपको दिख जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। कभी कभी क्या होता है, ऐसे कह देंगे तो कहेंगे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप फील्ड बता दो, तुरंत समझिए जीरो हो गया। वाई के अलॉन्ग आप करेंगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए वही L लेंथ आपको दे दे, ठीक है, चार्ज डेंसिटी आपको दे दी जाए, तब आपसे न्यूमेरिकल पूछ लें, तो आप ये ध्यान रखेंगे इस तरीके की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है भैया, तो ये आपका कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स लगभग पूछी गई थी वो है। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो आपके असाइनमेंट्स के थ्रू आपके टेलीग्राम चैनल का जो ग्रुप है, हमारे कोचिंग का मैथ्स स्टैंड ऑफिशियल का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, देखेंगे तो आज तक के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और कुछ प्रॉब्लम जो पूछे गए हैं डिफरेंट आपके स्टेट्स यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं, या डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए जो उनके सेट्स होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, तो उनके भी कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है भैया, अब अगला हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो आपका है कूलॉम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, कूलॉम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, इसी लेक्चर में आगे हम बात करते हैं आपसे कूलॉम्स लॉ। सॉरी, कूलॉम्स लॉ तो खत्म हो गया, दूसरा है हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है ना, कूलॉम्स लॉ तो आपका खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की, गॉस थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम की बात करते हैं, क्या है आगे का लेक्चर, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, आइए पढ़ जाए गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब गॉस थ्योरम आप जानते ही होंगे, गॉस थ्योरम। ठीक है, अगला जो हमारा लेक्चर है वो क्या है भैया, अगला जो टॉपिक है वो आपका है, थोड़ा सा नहीं लिख रहा है, नीचे लिख देते हैं। अब जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे वो आपका क्या है, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, आपका जो टॉपिक है गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसको पढ़ने पढ़ाने से पहले एक आपसे हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे एरिया कि वेक्टर होता है स्केलर, एरिया वेक्टर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैसे ये बताते हैं आपसे। नया टर्म जो यहां पर आएगा ना वो एरिया वेक्टर ही होता है।
एरिया ये देखें कैसे होता है, फिलहाल जानते होंगे आप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये आपकी एक एक्सिस है, हमने मान लिया ये वाई एक्सिस, सॉरी ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, एक हम यहां पर स्क्वायर ले रहे हैं, ये स्क्वायर है जिसकी एक साइड आपकी ए है, ए बी सी और डी। ठीक है, अभी आप 11 12 के बच्चे से पूछें, या 11 12 तो 12 का बच्चा तो जान ही जाता है, 9 10 के बच्चे से पूछे बच्चा इसका एरिया क्या होगा, तुरंत बता देगा साहब ए स्क्वायर है। हाँ होता ही ए स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे पूछें एरिया स्केलर है वेक्टर, तो आप क्या बताएंगे, वेक्टर होता है साहब। कैसे वेक्टर होता है, अगर आप निकालें तो ए बी क्रॉस बी सी होगा, इसका रेडियस सॉरी एरिया क्या होगा, ए बी क्रॉस बी सी। और आपने पढ़ रखा है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। आउटसाइड और इनसाइड दोनों होगी, मतलब अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसकी जो डायरेक्शन, इसका जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होगी, जेड एक्सिस पे। अब वो इनसाइड द जेड एक्सिस हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है, मतलब के भी हो सकता है और माइनस के भी हो सकता है। सिर्फ किसके केस में, स्क्वायर 2 डायमेंशनल बॉडी, जितनी ध्यान रखें 2 डायमेंशनल बॉडी, जब फिजिक्स आप पढ़ने आते हैं ना तो 2 डायमेंशनल बॉडी को हम यहां पर ओपन सरफेस मान के चलते हैं फिजिक्स में। 2 डायमेंशनल बॉडी अगर आपको दिख गई तो वो ओपन सरफेस मानी जाती है। ओपन सरफेस केस में जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होगा। ठीक है, के आउट मतलब माइनस के दोनों होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन का मतलब देखिए, जैसे अगर हमने मान लीजिए कोई क्यूब ले लिया, एक क्यूब आपसे हमने ले लिया, ठीक है, ये आपका एक क्यूब है, ये आपका क्यूब है। इस क्यूब का हमने आपसे कहा चलिए अपर सरफेस की है, अपर सरफेस, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटसाइड या इनसाइड, परपेंडिकुलर तो होगा आप जानते हैं, आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड होगा, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ध्यान रखें जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो हम 2 डायमेंशनल बॉडी को हमेशा ओपन सरफेस मान के चलते हैं और 3 डायमेंशनल बॉडी को क्या मान के चलते हैं, क्लोज सरफेस। तो आपका जो भी एरिया वेक्टर होगा वो इनसाइड होगा, आउटसाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये है। अब गॉस थ्योरम इतना देखिएगा। एक और टॉपिक सॉलिड एंगल है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनकी चर्चा हम कल आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होगा। एरिया वेक्टर तो क्लियर डिफाइन ही हो गया कि एरिया वेक्टर क्या होगा। ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम स्केलर होगी, ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम स्केलर होती है और एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। और डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी एरिया वेक्टर की हमेशा। अब अगर बॉडी 2 डायमेंशनल है तो इनसाइड आउटसाइड दोनों हो सकती है, और अगर बॉडी आपकी क्या है 3 डायमेंशनल है, मतलब क्लोज्ड बॉडी होती है, तो उसका क्या होगा, आउटसाइड इनसाइड इलेक्ट्रिक, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है वो गॉस थ्योरम्स एंड एप्लीकेशंस है। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे क्या, पहले तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आपसे करेंगे, फिर गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, उसमें फिर न्यूमेरिकल्स आप करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन है या कुछ है, तो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं आता है तो आप हमारे इस चैनल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप उसको मेल डाल सकते हैं। ठीक है, हम वहां से आपको जो है आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।